हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे क्लास एजुकेशन चैनल में, जहां आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th विज्ञान बोर्ड पेपर 2026 में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी बीच मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेहतरीन वीडियो 2026 के पेपर में आने वाले प्रश्नों के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। आओ शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले प्रश्न पत्र के अंदर अभ्यर्थी को इस कॉलम के अंदर अपना रोल नंबर लिखना है। इसके बाद समय 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक है वो हमारे 80 नंबर का है। तो सबसे पहले पेपर मिलने के बाद आपको अपना रोल नंबर है वो यहाँ पर डालना है। ठीक है, मान लो किसी का 22,15,220 है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर अपना नामांकन है वो लिख देंगे। सभी प्रश्न हैं वो हमें हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न उत्तर पुस्तिका के अंदर हमें लिखना है। आपको एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी और उसके अंदर आपको ये सारे प्रश्न हल करने हैं। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं। आंतरिक खंड वाले, ठीक है, जिसके अंदर एक प्रश्न के अंदर 1 2 3, तो आपको सभी को एक साथ लिखना है। पांचवा प्रश्न, पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्नों को आपको सही मानना है। प्रश्न क्रमांक 14 से लगा के बीच आंतरिक विकल्प के आपके प्रश्न रहेंगे। तो आंतरिक विकल्प के प्रश्न पत्र हैं, इनमें से जो भी आपको आ रहा है उसको हल करना है। शुरू करते हैं अपन आज का पार्ट ए। इसको हम खंड अ के नाम से जानते हैं और ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। कैसे प्रश्न हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पत्र है, निम्न प्रश्न के उत्तर का सही विकल्प चयन करके अपने उत्तर पुस्तिका के अंदर इसको अंकित करना है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा एक जंतु हार्मोन है? जंतु हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इंसुलिन। तो कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन है वो जंतु हार्मोन, बाकी पादप हार्मोन। दूसरा है, पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? पुष्प के आपने भाग पढ़े होंगे, उनमें से नर जनन अंग कौन सा है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। कौन सा राइट होगा बच्चों? पुंकेसर है वो। नेक्स्ट प्रश्न, दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेश। तो क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। प्लाज्मोडियम में जनन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्लाज्मोडियम के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर अपनाई जाने वाली विधि का नाम है बहुखंडन। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का कौन सा भाग पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? स्वच्छ मंडल, परितारिका, दृष्टिपटल,
जलीय द्रव। कौन सा होगा? परितारिका। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 मीटर, 2.5 सेमी, 25 सेमी, 2.5 मीटर। तो कौन सी राइट होगी? 25 सेमी, है ना? कभी कभी मीटर के अंदर बच्चे राइट करते हैं 25 को देख करके, तो अपने को अच्छे से प्रश्न को देखना है। ठीक है, वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और आपके लाइक का बटन है वो दबा दें। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तांबा, लोहा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। तो किसका बना होता है? टंगस्टन। अगला है 3 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए। कितने? 2 ओम और वो प्रतिरोध हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है इस प्रकार। 3-3 ओम है, ये 3 और ये भी 3 ओम। ठीक है, और एक जो है उसको जोड़ा गया है समांतर क्रम के अंदर। कैसे जोड़ा गया है? समांतर क्रम के अंदर इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? मान लेते हैं अपन इसको ए और बी। ठीक है, ये 6 ओम का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी प्लस टी, ये श्रेणी क्रम में है। कितने ओम का होगा? 6 ओम का। ये 6 ओम का ऊपर वाला हो गया, 6 ओम का नीचे का हो गया। तो क्या हो गया आपके? 1/6 प्लस 1/6, और क्या हो गया? 6, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके? 2/6। ठीक है, अब हमें केवल आर चाहिए, तो क्या होगा? 6/2, है ना? तो कितना आ गया? 3 ओम। तो कितना राइट होगा? डी, 3 ओम। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा? नहीं, बहुत अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्म लोहे का उपयोग मुख्य रूप से क्या बनाने में किया जाता है? नर्म लोहे का उपयोग आपके क्या बनाने में किया जाता है? ये अस्थायी चुंबक है, विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? कैसा होता है? एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ पाए जाते हैं? घास, पुष्प, चमड़ा। ये तो है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। ये प्लास्टिक आ गया, मतलब ये तो नहीं होगा। फलों के छिलके, केक, नींबू रस, ये भी होगा। इसका मतलब ए और सी, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? FeSO4, ये टूट करके Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। यानी एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकारक। कैसी है? ऑक्सीकारक। नेक्स्ट प्रश्न है, AI, FeZnMg की अभिक्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में हमें जानना है। तो उनका बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा भाई? Fe, AI और मैग्नीज। ए, निम्न में से कौन सी धातु इतनी मुलायम है जिसको चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु है बच्चों? सोडियम। कौन सी है? सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजीन का सही अणु सूत्र क्या है? बेंजीन का सही अणु सूत्र है C6H6। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र CH3CO CH2 CH3 है।
इसमें मौजूद प्रक्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। CO इसका मतलब कौन सा है? कीटो। कौन सा है? कीटो। तो ये प्रश्न हमारे थे 1 से लगा के 18 प्रश्न। इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के अंदर यहीं से आपके प्रश्न हैं वो पूछे जाएँगे इस प्रकार। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 6 प्रश्न पूछे जाएँगे हमें। पहला प्रश्न है लार में एक एंजाइम होता है जिसे लारीय डैश डैश कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है बच्चों? क्या है? क्या लिखोगे? एमाइलेज। क्या लिखोगे? एमाइलेज। ठीक है? या उसका दूसरा नाम आपके है टाइलिन भी आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टाइलिन एंजाइम। तो भी आपके क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला है रंध्र के खुलने और बंद होने की जो क्रिया है उस देश द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है भाई? किसके द्वारा? द्वार कोशिका द्वारा। किसके द्वारा? द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट टेस्टिस जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपना लिंग परिवर्तित करता है? तो कौन सा है? घोंगा। कौन सा है? घोंगा। ठीक है? कभी-कभी आप घेंगा भी बच्चे लिख देते हैं। तो क्या है? घोंगा। ठीक है? ये अपना आनुवांशिक निर्धारण होता नहीं है लिंग का निर्धारण। इसके बाद है शुक्र का वायुमंडल डैश-डैश के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना होता है। तो किससे बना होता है भाई? क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका बना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। रहेगा याद? ठीक है? इसको आप लिख सकते हैं H2SO4। ठीक है? अगला है टमाटर में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? टमाटर के अंदर कौन-सा अम्ल है वो पाया जाता है? तो टमाटर के अंदर होता है उसका नाम क्या है? ऑक्सैलिक। क्या है? ऑक्सैलिक। ऑक्सैलिक। ठीक है? याद रखना। ठीक है? टार्टरिक अम्ल इमली में ऐसे और भी आपके अम्ल हैं इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। मेंडल के एकल संकरण की F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है? लक्षण अनुपात प्रारूप क्या है भाई? 3:1 और जिन प्रारूप यदि पूछा जाए तो क्या लिखोगे? 1:2:1 लिखोगे। ठीक है? इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न एक-एक अंक का होगा और ये जो प्रश्न है वो आपके एक लाइन के अंदर इनके उत्तर हमें लिखने हैं। ये 12 प्रश्न हमें पूछा जाएँगे, ठीक है? उनमें सबसे पहला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन-सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं की जैसे रक्तचाप, लार आने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो उसका नाम क्या है बच्चों? मेंडुला। क्या है? मेंडुला। ठीक है? रहेगा याद? इसका पूरा नाम क्या है? मेंडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है? अगला है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है? हमारे रक्त के अंदर शर्करा को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन्स है इसका नाम क्या है? इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन।
क्या नाम है, इंसुलिन हार्मोन्स होता है, वो हमारे रक्त के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके बाद एक दीवारों पर सफेदी करने के बाद 2-3 दिन बाद चमक किस पदार्थ के बनने से कारण आती है? हम सफेदी करते हैं तो वो कौन-सा पदार्थ बनता है जिससे आपकी चमक आ जाती है? तो उसका नाम क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है? और आप लिख सकते हैं कैल्शियम, ठीक है? क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो उस अभिक्रिया का नाम क्या है? वियोजन। क्या नाम है? वियोजन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है? वियोजन का दूसरा नाम क्या है? अपघटन, है ना? लिख सकते हैं अपघटन, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? ये तो सबको लगभग याद होगा। कौन सी धातु है? सोना, गोल्ड। सोना, गोल्ड है वो। नेक्स्ट है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उस दर्पण का नाम क्या है? अवतल। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वो भी इस 2026 के प्रश्न पत्र को देख सकें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अपने साथियों के साथ में उसको शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, स्त्री और पुरुष में पाए जाने वाले लिंग हार्मोन कौन-कौन से हैं? स्त्री के अंदर कौन सा होता है भाई? एक्स एक्स, और पुरुष के अंदर होते हैं एक्स वाई, ठीक है? किन्हीं दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। संश्लेषित सूचक कौन से हैं? तो पहला जो है वो कौन सा है भाई? मेथिल ऑरेंज। कौन सा है? मेथिल ऑरेंज, ठीक है? और दूसरा कौन सा है? इनो ओप्थेलिन, ठीक है? ये दो जो हैं वो क्या हैं? आपके संश्लेषित सूचकों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपके लेंस सूत्र, है ना? लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र आपको दोनों याद रखने हैं। तो लेंस सूत्र आपके होता है 1/न्यू माइनस 1/म्यू इज इक्वल टू 1/एल, ठीक है? और दर्पण सूत्र पूछे तो यहाँ पर आपको क्या करना है? प्लस लगा देना, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो क्या कारण है? तो क्या कारण है? यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो संभव नहीं है। तो क्या होगा? प्रतिच्छेद
है ना? बिंदु क्या हुआ? प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होगी? 2 दिशाएँ प्रदर्शित होगी, है ना? जो क्या नहीं है? संभव नहीं है, ठीक है? इसलिए वो एक-दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी और करेगी तो ये 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी जो संभव नहीं है। कभी-कभी एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत उपकरणों को संयोजित किया जाता है, तो आपके उस करने से क्या हो जाए, है ना? एक ही सॉकेट के अंदर अपन 3, 4, 5 वायर लगा देंगे, तो क्या होगा? सॉकेट क्या होगा? जल जाएगा। अब क्यों जल जाएगा? अति भारण के कारण। इसकी वजह से अति भारण, किसकी वजह से? अति भारण की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन परत के क्षय का मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है ओजोन के लिए? ओजोन के लिए क्या है? CFC, है ना? क्या कहते हैं उसको? क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहा जाता है। कभी-कभी आपके CFC का पूरा नाम लिख के ऐसे भी आ जाता है, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स होता है। नेक्स्ट हमारा आता है खंड ब सेक्शन बी, है ना? प्रकाश संश्लेषण में के प्रक्रम में होने वाली प्रमुख घटनाएँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? इन घटनाओं के बारे में हमें पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से 3 घटनाएँ घटित होती हैं। पहली होती है वो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा जो है उस रासायनिक ऊर्जा में बदलाव होता है तथा जल के अणु होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। और तीसरी घटना होती है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ये 3 घटनाएँ घटित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं? ऐच्छिक क्रियाओं की सटीकता जैसे पेंसिल उठाना, वो हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? तो हमारे मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क। कौन सा भाग? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क है वो हमारा ये कार्य करता है। ठीक है? याद रहेगा कौन-सा भाग? अनुमस्तिष्क जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाएँ जो हैं पेंसिल उठाना, इस प्रकार की क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। दूसरा है अनैच्छिक क्रियाएँ जैसे रक्तचाप, वमन, ऐसी जो क्रियाएँ हैं उसको जो नियंत्रण होता है वो हमारा मस्तिष्क के अंदर जो भाग है वो है मेंडुला। कौन-सा भाग है? मेंडुला जो होता है वो इनको नियंत्रित करता है। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? इसके कोई 2 लाभ लिखिए। कायिक प्रवर्धन क्या है? उसके बारे में। ठीक है? तो कायिक प्रवर्धन कहते किसे हैं? पहले तो कायिक प्रवर्धन है वो आपके पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे तैयार करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है? उसके लाभ कम समय में फल और फूल आ जाते हैं और नए पौधे जनक
पौधे के समान ही होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन का कोई एक उदाहरण देना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं। इसको हम कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम के युग्मक के लिए आपतन कोण की जया और तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है वो आपके क्या होता है? स्थिर रहता है। ठीक है, क्या रहता है? स्थिर रहता है। और उसके जो उदाहरण है, एक कोई सा भी उदाहरण लिखिए। तो पानी से भरे बीकर में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा दिखाई देना है। नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्या कारण है? तो तारे टिमटिमाने का मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का घनत्व और तापमान बदलता रहता है, जिससे तारों से आने वाला जो प्रकाश जो होता है वो लगातार बदलता है और वे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार हम फैलाएंगे कि वो एक दूसरे के लंबवत और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा धारा की दिशा बताए और हमारा अंगूठा है वो उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो उसको हम कहेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अगला प्रश्न है कचरा निपटाने समस्या को कम करने के किन्हीं दो तरीकों का वर्णन। तो 2 तरीके अपनाने हैं कचरा कम करने के। पुनर्चक्रण, तो पुराने बेकार सामान प्लास्टिक, काँच ऐसी धातुएँ इसको फेंकने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? रिसाइक्लिंग सेंटर पे उसको भेज देना चाहिए, जिससे वहाँ से उसे नई वस्तुएँ बनाई जा सकें और इससे क्या होगा? प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी। दूसरा, खाद बनाना, जैविक कचरे को मिट्टी के दबाकर खाद में बदलना। ये कचरे की मात्रा को कम करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता को भी ये क्या करेंगे? बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मीथेन के अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। तो सबसे पहले मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। ठीक है, आप उसकी सामान्य संरचना बना सकते हैं पहले तो। ठीक है, तो कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। कितने जुड़े हुए हैं? 4। इस प्रकार आप सामान्य संरचना बना देंगे। अब उसको क्या कौन सी संरचना बनानी है हमें? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ठीक है, तो आप इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना सकते हैं सी। ठीक है, इस प्रकार चारों हाइड्रोजन है वो हम कार्बन से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो संरचना बनेगी वो इसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ये आपकी क्या बन गई? मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना CH4। ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इस प्रकार आप बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने सोडियम क्लोराइड के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके निर्माण की प्रक्रिया है। सबसे पहले हम आयनिक यौगिक क्या है? धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिकों को हम कहते हैं आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। अब सोडियम क्लोराइड
का निर्माण कैसे होता है? तो सोडियम क्लोराइड तो क्या है आपके Na है ना? सोडियम Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी को देता है। तो यहाँ पर क्या है 2, 8, 1 जैसे उसने दे दिया तो यहाँ क्या हुए 2, 8 हो गया। दूसरा कौन-सा है? Cl कौन है? Cl Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? Cl माइनस। Cl का क्या है? 2, 8, 7 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, 8, 8 ठीक है? इस प्रकार अब इससे बने यौगिक कैसे बन गए? वो भी देख लो यहाँ पर आपके Na ठीक है? 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में था, ठीक है? प्लस Cl ठीक है? उसने 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। कितने हो गए? 8 हुए, ठीक है? क्या बन गया? Na प्लस ठीक है? और Cl इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? इसकी संरचना है वो बना सकते हैं आसानी से, ठीक है? और ये माइनस हो गया। इस प्रकार NaCl का निर्माण हो जाता है, ठीक है? परीक्षा के अंदर पूछा जाए, इस प्रकार आप बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 प्रकार के प्रतिरोध हम लेंगे। आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं। इस प्रकार 3 प्रतिरोध को आप इस प्रकार जोड़ दें, ठीक है? और इस प्रकार का डायग्राम तैयार कर सकते हैं, ठीक है? शायद यहाँ पे एमीटर जोड़ सकते हैं, ठीक है? R1, R2, R3, ठीक है? यहाँ पर तीनों के अंदर विभवांतर अलग-अलग उत्पन्न हो रहा है। तीनों के अंदर विभवांतर क्या हो रहा है? अलग-अलग उत्पन्न हो रहा है। तो हमने क्या किया? R1, R2 व R3, ठीक है? हमने क्या लिए? 3 प्रतिरोध, ठीक है? अब उसमें धारा क्या है? समान है, लेकिन विभवांतर V क्या हो रहा है? अलग-अलग हो रहा है। V1, V2 प्लस V3 इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद ओम का नियम, ओम का नियम क्या है? V इज इक्वल टू आई आर समीकरण नंबर 2, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? तीनों प्रतिरोधों के अंदर हम क्या करते हैं? ओम का नियम लागू करते हैं, ठीक है? तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर 1 V2 बराबर क्या हो जाएगा? आई आर 2 ठीक है? और V3 क्या हो जाएगा? आई आर 3 ठीक है? इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब समीकरण 1 के अंदर हम क्या करते हैं? समीकरण 2 और 3 के मान रख देते हैं। समीकरण जो 1 है V इज इक्वल टू क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3 V क्या है?
आई आर, ठीक है, ये क्या है, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ठीक है। अब इनमें समान क्या है, धारा आपके समान दिख रही है, ठीक है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है, धारा से धारा कट गई तो बचा क्या, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये हमारा क्या हो गया, आपके श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया। इस प्रकार आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही आपके समांतर क्रम का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। साथ ही मादा से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, उस हार्मोन का नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अच्छे से डायग्राम है वो बना सकते हैं, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। डायग्राम के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर के आप डायग्राम है वो बना सकते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसको डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये रक्त की परत है और इस इसको आप इस प्रकार डिजाइन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप बना सकते हैं। ये क्या है, आपके अंडाशय, ये आपके अंड वाहिनी, ठीक है। ये आपके क्या है, गर्भाशय, और ये आपके यौन। इस प्रकार आप डायग्राम में वो बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके इससे प्रस्तावित होने वाले दो हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसी का अथवा के अंदर आपके प्रश्न पूछा गया था, है ना। एक लिंगी पुष्प की परिभाषा लिखिए, वर्तिकाग्र परागकणों के अंकुरण को समझाइए, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा है वो आपके इस प्रकार पूछी जाएगी, ठीक है। उसके अंदर जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर होते हैं या केवल स्त्रीकेसर होते हैं, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहा जाता है, ठीक है। इसका भी डायग्राम आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। आपको पेंसिल की सहायता से इसको अच्छे से डायग्राम को बनाना होगा, ठीक है। इस प्रकार आप पेंसिल की सहायता से इनको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। इस प्रकार इसको डिजाइन आप अच्छे से
ठीक है? इसके अंदर आपके ये जो हैं, वो क्या कहलाते हैं? पराग, ठीक है? ये जो हैं, वो आपके नर युग्मक हैं, नर युग्मक, ठीक है? ये आपके मादा युग्मक हैं, ठीक है? और ये पूरा का पूरा आपके क्या है? अंडाशय, ठीक है? इस प्रकार आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिए और किसी चालक का प्रतिरोध किन-किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है? तो जिसके अंदर आपके प्रतिरोध की परिभाषा हमें बतानी है, तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक का वह गुण होता है, जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का प्रतिरोध करती है, तो उसको विरोध करेगी तो उसको हम कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है? और प्रतिरोध का मात्रक होता है, वो ओम होता है। क्या है? ओम, ठीक है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम और ये 3 कारकों पर निर्भर करती है, चालक का प्रतिरोध, उसकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति और तापमान। इसी का अथवा के अंदर है विद्युत धारा, किसे कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। क्या होता है? एम्पीयर। और जूल के ताप नियम पर आधारित जो युक्तियाँ हैं, उसके अंदर आपके विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर ये जो हैं वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया और संकलन अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिक जो हैं तो वो इस प्रकार आपके इनकी अभिक्रियाओं को हमें दर्शाना है, ठीक है? तो सबसे पहली है आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन की विशेषता है। इसमें परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे को हटा करके उसका स्थान ले लेता है। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन की क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया होती है, तो क्या होता है देखिए? क्या होता है? CH4 प्लस Cl2, ठीक है? इसकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, ठीक है? तो आपके क्या बनता है? CH3Cl प्लस आपके HCl का निर्माण हो जाता है। तो ये तो आपकी कौन-सी हुई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद है आपकी संकलन अभिक्रिया। यह मुख्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन में अंदर होती है। इनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, जिसके अंदर आपके निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी के बनने की जो प्रक्रिया है, वो यहाँ पर होती है, ठीक है? जैसे आपके सी, ठीक है? और आपके यहाँ पर आर और जी, ठीक है? आपके डबल बॉन्ड होते हैं और वहाँ पर आपके सी, आर और आर। ये आपकी निकल उत्प्रेरक के रूप उपस्थिति में होती है, इसके निकेल उत्प्रेरक, ठीक है? इसकी उपस्थिति में आपके यहाँ पर बन जाता है आर, ठीक है? सी, सी, ठीक है? और आर, ठीक? और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है? और यहाँ पर भी आपके हाइड्रो, ठीक है? इस प्रकार की जो आपकी संकलन अभिक्रिया है, निकेल की उपस्थिति में वनस्पति जो तेल है,
वो बनता है। इसी का अथवा में है एथेनोइक अम्ल की निम्न के साथ में अभिक्रिया लिखिए। पहली है एस्टर अभिक्रिया, दूसरी है क्षारक के साथ में। ठीक है, एस्टर की जो अभिक्रिया है इसके अंदर आपके क्या होता है, एस्टर के अंदर आपके एस्टर का मुख्य रूप से अम्ल एम एल्कोहल से अभिक्रिया होती है। ठीक है, अम्ल और एल्कोहल के साथ अभिक्रिया से ये निर्मित होते हैं और ये परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। जैसे CH3 है ना, सी डबल ओ एच, ठीक है, प्लस CH3CH2OH। ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करते हैं तो आपके बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड O और O CH2 और CH3 प्लस H2O। ये जो है आपके एस्टर जो है वो बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपको इसके अंदर समझाना है। ठीक है, दूसरी है आपकी, ये तो पहली हो गई। दूसरी आपकी क्षारक के साथ में, क्षारक के साथ में एथेनॉल जो अम्ल है वो NaOH के साथ में क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे आपके NaOH के साथ अभिक्रिया होती है CH3 डबल OH, इसकी अभिक्रिया से आपके यहाँ पर बन जाएगा CH3C डबल O Na प्लस H2। ठीक है, ये क्षारक के साथ में ये अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दे करके समझाइए। पहली जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया जिसके अंदर आपके ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं, CO2 बनता है। इसके अलावा भी अभिक्रिया आपके बुझे हुए चूने के साथ में जल की अभिक्रिया कराते हैं तो आपके बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है ना। वहाँ पर भी आप इस समीकरण को बता सकते हैं। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसके वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो आपके जैसे ही ये कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होता है तो आपके CaO प्लस CO2 है इसका निर्माण करता है। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, रेडॉक्स ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर एक अभिकारक का उपचयन दूसरे अभिकारक का अपचयन एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपके उदाहरण के द्वारा हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके Cu प्लस H2 की अभिक्रिया करते हैं, Cu प्लस H2O बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसके अंदर बता सकते हैं कि किसका क्या हो रहा है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये, ठीक है, और एक हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये तो हो गया उपचयन। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब अपचयन। ठीक है, इस प्रकार भी आप बता सकते हैं। और कॉपर होता है वो ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है, और Cu इस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर आपके Cu का क्या हो गया, अपचयन हुआ, और H2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसके बाद है मानव
पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, आमाशय में पाचन क्रिया आपको समझाना है, प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखना है। ठीक है? तो आप डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख लेना। इस पार्ट में से आपकी अवश्य परीक्षा के अंदर एक डायग्राम पूछा जाता है। ठीक है? इस प्रकार आप अच्छे से डायग्राम को सीख लें। परीक्षा की दृष्टि से ये 4 नंबर का प्रश्न हमेशा डायग्राम के साथ में आता है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है? तो इस डायग्राम को इस प्रकार अच्छे से सीख लेना है। ठीक है? इस प्रकार और ये इस प्रकार आपका ये बन गई और आपको यहाँ पर इस प्रकार बड़ी आंत का निर्माण कर देना है। ठीक है? इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। ठीक है? पेंसिल की सहायता से और भी आप अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है? छोटी आंत इस प्रकार कुंडित होकर के आपके इस प्रकार आप डायग्राम को व्यवस्थित तरीके से बना सकते हैं। ठीक है? नाम लिख सकते हैं आप, ये मुँह है। ठीक है? ये आपकी ग्रस्तिका। ठीक है? ये आमाशय, ये अग्नाशय हो गया। ठीक है? ये आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना? और ये मल द्वार। इस प्रकार आप डायग्राम में वो अच्छे से बना सकते हैं। आमाशय के अंदर पाचन क्रिया, आमाशय के अंदर आपके भोजन की पाचन की क्रिया है। आमाशय के अंदर जठर रस होता है ना? यहाँ पर जठर ग्रंथि से स्रावित होता है और जठर रस के अंदर आपके पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये रस के अंदर स्रावित होते हैं और भोजन के अंदर प्रोटीन है, इनका पाचन करता है आमाशय के अंदर। ठीक है? प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो प्रोटीन का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है? पेप्सिन एंजाइम। क्या है? पेप्सिन एंजाइम। ठीक है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। इसी प्रकार उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र भी आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं इस प्रकार। ठीक है? आप इसको भी अच्छे से सीख लेना है आपको। ठीक है? इस प्रकार इसको भी आप अच्छे से सीखने का, ठीक है? अच्छे से इसको बनाना सीख लेना है। ठीक है? अच्छे से बना करके इसको आप इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है? ये महाशिरा, एक महाधमनी, वक्रक, ठीक है? मूत्रवाहिनी और मूत्राशय। ठीक है? मूत्र का निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो हमारे मूत्र के अंदर कैसे निर्माण होता है, ये क्रिया हमारे नेफ्रॉन के अंदर संपन्न होती है। कहाँ होती है? नेफ्रॉन के अंदर ये क्रिया सारी संपन्न होती है। सारे 3 चरण यहाँ पर संपन्न होते हैं। परानिच्छेदन क्रिया होती है, चयनात्मक, पुनरावशोषण और स्त्रवण होता है। इन तीनों चरणों के बाद में नलिका में बचा हुआ तरल पदार्थ होता है, वो होता है मूत्र, है ना? वो या मूत्राशय में आकर के हिस्सा देता है। ठीक है? इसके बाद है मनुष्य का मुख्य उत्सर्गी अंग कौन-सा है? तो मुख्य उत्सर्गी अंग कौन-सा है? आपके वक्रक। कौन-सा है? वक्रक। ठीक है? जिसको
किडनी कहते हैं। ठीक है, ये आपके तीसरे का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसका रासायनिक सूत्र आपकी क्या है? CaSO4 डॉट 1/2 H2। ठीक है, ये आपके पहले का आंसर हो गया, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। तो क्या कारण है? ठीक है, तो जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जिप्सम में परिवर्तित होता है और ये आधे घंटे के बाद में ये प्रक्रिया जिप्सम क्रिस्टल आपस में जुड़ करके एक ठोस संरचना बना देते हैं, है ना? जिससे ये कठोर हो जाता है। तो जल के साथ में इसकी जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार संपन्न होती है? तो आपके CaSO4 डॉट 1/2 H2O प्लस आपके जल के साथ अभिक्रिया है 1/2 H2। इसकी अभिक्रिया से आपके क्या बनता है? जिप्सम बनता है CaSO4 डॉट 2 H2। ठीक है, ये क्या बन गया? जिप्सम। क्या बन गया? जिप्सम का निर्माण हो जाता है। जल के साथ में ये इसकी अभिक्रिया है। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कहाँ-कहाँ उपयोग हैं? ठीक है, इसके उपयोग आपके एक तो डॉक्टर होता है ना? होता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करता है ना? दूसरा आपके खिलौने व सजावटी सामान बनाने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके बाद है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण है, उस विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? इसके रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण बताना है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का जो निर्माण है वो आपके क्या होता है? बूझे यानी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, है ना, हमें क्या प्राप्त होता है? बूझा हुआ विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है ना? तो शुष्क CaOH2 प्लस Cl2 इसकी अभिक्रिया से आपके क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त हो जाता इस प्रकार। ठीक है, तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा है एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपके प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? HCl, है ना, H2SO4। इसके बाद है आपके दुर्बल क्षार। ठीक है, तो दुर्बल क्षार के अंदर आपके NH4OH। ठीक है, ये दुर्बल है। और तीसरा पूछा गया है विरंजक चूर्ण के उपयोग। कोई दो उपयोग लिखना है। तो आपके एक तो ये तो क्या है? पीने वाला जो जल है, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए। ठीक है, और दूसरा आप लिख सकते हैं उसका उपयोग है आपके वस्त्र और कागज
उद्योग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। ठीक है, नेक्स्ट है गोलीय दर्पण, किसे कहते हैं? वीडियो लंबा हो रहा है, पर इनमें से ही आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न पत्र आएंगे, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। पहला है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण क्या है भाई? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। क्या लिख सकते हो? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो, उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण के ध्रुव की परिभाषा। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है एक अवतल दर्पण। प्रतिबिंब बना किरण आरेख चित्र बनाना है जब बीम है वो आपके कहाँ पर स्थित हो? एफ के बीच में, यानी एफ पर स्थित हो। ठीक है, तो हमारे पास में दर्पण कौन सा है? कौन सा दर्पण है? हमारे पास में अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर लाइन खींच देते हैं यूँ। ठीक है, और यहाँ पर अपन रख देते हैं, दर्पण रख देते हैं। ठीक है, और वस्तु कहाँ पर है आपकी? एफ पर है। कहाँ पर है? एफ पर स्थित है। ठीक है, ये वस्तु यहाँ गिरेगी प्रकाश किरण, गिरने के बाद में ये यहाँ से निकलेगी। ठीक है, और एक काल्पनिक रेखा यहाँ से आपकी निकलेगी। इस प्रकार आपकी जो किरण आरेख चित्र है वो तैयार हो जाएगा बन करके। ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब आपके कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, है ना, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लेंस के अक्ष। लेंस के अक्ष को परिभाषित कीजिए, है ना। लेंस का अक्ष किसे कहते हैं? तो किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या आर 14 सेमी है, तो फोकस दूरी एफ क्या हो? ठीक है, उसके लिए अपन जानते हैं आर इजिकल टू 2f होता है। ठीक है, तो हमें निकालनी है फोकस दूरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके आर बटे 2, आपके 14/2 यानी 7 सेमी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। इसी प्रकार आपके यहाँ पर लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब भी बना सकते हैं आप इस प्रकार। लेंस इस प्रकार आप ले लीजिए। ठीक है, और इस प्रकार एक लाइन खींच करके ये ओ। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं यहाँ पर। ये आपका हो गया F1, ये हो गया आपके 2F1,
ये हो गया आपके 2F1 और 2F2, ठीक है? और वस्तु कहाँ पर है? यहाँ पर, इस ठीक है? यहाँ किरण आ रही गिरेगी, गिरने के बाद ये फ़ोकस से होकर के गुज़रती है, एक काल्पनिक रेखा यहाँ से आपके निकलती है, ठीक है? तो इस प्रकार ये आपके जहाँ पर एफ पर वस्तु स्थित हो, तो उसका किरणारेख कैसे बनेगा, उसको अपन इस प्रकार बना सकते हैं। ये अनंत पर प्राप्त होगी, ठीक है? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। इस प्रकार ये डायग्राम बना सकते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के अंदर इसी प्रकार का पेपर और इनमें से ही आपके अधिकतर प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएँगे। तो इस पेपर को अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है? और बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार कॉपी के अंदर अपन लिखेंगे, इसका वीडियो मैंने बनाया है, तो मेरे इस चैनल पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।